लास्ट क्लास जो हम लोगों ने की थी उसमें वर्किंग ऑफ हार्ट इस टॉपिक पे हम लोगों ने बातचीत की कि जो ह्यूमन हार्ट होता है वो बेसिकली काम किस तरीके से करता है। अब जैसे कि हम जानते हैं पहले से कि जो हार्ट होता है उसका मेन काम होता है पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करना और ब्लड को उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास लेकर जाना। लंग्स जब उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बना देती है तो वापस से उसको हार्ट के पास लेकर आना और हार्ट बाद में उसको पूरी बॉडी में क्या कर देता है, पंप कर देता है, उसको फेंक देता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है वो बेसिकली पूरी बॉडी से कलेक्ट भी किया जाता है और पूरी बॉडी में वो सप्लाई भी किया जाता है। बट द पॉइंट इज कि जब ये ब्लड इस तरीके से हमारी अलग अलग ब्लड वेसल्स के थ्रू कलेक्ट किया जा रहा है, लंग्स तक पहुंचाया जा रहा है, लंग से फिर से कलेक्ट किया जा रहा है, वापस से आपके हार्ट में आ रहा है, हार्ट से वापस से ऑर्गन्स में आ रहा है, तो बेसिकली इस पूरी प्रोसेस में आपका जो ब्लड है मैं ये कह सकती हूँ कि ब्लड क्या कर रहा है, आप लोगों की ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो कर रहा है। यानी कि ब्लड वेसल्स जो होती हैं उन ब्लड वेसल्स, चाहे वो आर्टरीज हो या चाहे वो वेन्स हो, इन ब्लड वेसल्स के थ्रू आप लोगों का जो ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है। अब तुम ये देखो, अगर तुम्हारे घर में एक पानी डालने वाला पाइप है, ठीक है, जिस पाइप से हम लोग पेड़ों में पानी डालते हैं, जस्ट होल्ड दैट पाइप इन योर हैंड। तुम्हें कुछ फील नहीं होगा, नॉर्मल। फिर बाद में क्या करो, आप ना अपने नल को खोल दो, फिर क्या होगा, उस पाइप के अंदर से पानी बहने लगेगा। तो जैसे जैसे उस पाइप के अंदर से पानी बहने लगेगा आप भी फील करोगे उस पानी को। आप उस पानी के मूवमेंट, अगर पाइप हाथ में पकड़ के रखा है ना, तो आपका जो हाथ है वो उस पाइप के अंदर होने वाले पानी के मूवमेंट को क्या कर सकता है, फील कर सकता है, राइट। वो क्या कर सकता है, फील कर सकता है। तो जो ब्लड का फ्लो होता है बेसिकली वो क्या करता है, वो आप लोगों की ब्लड वेसल्स पे क्या करता है, फ्लो होने की वजह से ब्लड वेसल्स पे वो क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स पे क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट होता है। ब्लड वेसल्स को क्या फील होता है, प्रेशर फील होता है। अब जैसे कि हम जानते हैं हमारे पास टोटल 2 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, वैसे एक और होती है तीसरी, आप लोगों की ब्लड कैपिलरीज। बट बेसिकली वो आप लोगों के ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम नहीं करती, बल्कि वो ब्लड का गैसियस एक्सचेंज करवाने का काम करती हैं, है ना। तो अच्छा, एक होती है आप लोगों के पास आर्टरीज और दूसरी होती है आप लोगों के पास, बोलो कौन सी, वेन्स। अब हमको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आर्टरीज के अंदर में कौन सा ब्लड फ्लो होता है, यूजुअली ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। और जो आप लोगों के पास वेन्स होती है उस वेन्स के अंदर कौन सा ब्लड फ्लो होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। अब जो आर्टरीज होती हैं इनके अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उन्हें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करने की नीड होती है। किसको ट्रांसपोर्ट करने की नीड होती है, पूरे के पूरी ह्यूमन बॉडी में, है ना। ह्यूमन बॉडी को इनको क्या करना पड़ता है, अलग अलग पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करना होता है। इसीलिए आपका जो हार्ट होता है वो आर्टरीज के अंदर इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बहुत ही हाई प्रेशर के साथ क्या करता है, फेंकता है, थ्रो करता है ब्लड को हाई प्रेशर के साथ आर्टरी के अंदर। ठीक है, एकदम हाई प्रेशर के साथ आर्टरी के अंदर फेंक देता है। और इसकी वजह से जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज के अंदर जो होता है आप लोगों का ब्लड हाई प्रेशर के साथ मूव करता है और वेन्स के अंदर कंपैरेटिवली, क्योंकि उसको बॉडी के अलग अलग पार्ट्स से सिर्फ कलेक्ट होके आना है, अलग अलग पार्ट्स में जाना नहीं है, तो इसके अंदर जो ब्लड्स होता है वो कंपेयर टू आर्टरीज कंपैरेटिवली कैसा होता है, लो प्रेशर के साथ फ्लो कर रहा होता है। तो इस बारे में हम ऑलरेडी पहले भी बात कर चुके हैं कि देयरफॉर जो आपकी आर्टरीज की थिकनेस होती है ना, आर्टरीज की जो थिकनेस होती है वो आर्टरीज की थिकनेस कैसी होती है, ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द थिकनेस ऑफ व्हाट, आप लोगों के वेन्स। ये हम लोगों ने बातचीत की हुई है, बिल्कुल की हुई है ना, कि आर्टरीज की जो थिकनेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द थिकनेस ऑफ व्हाट, आप लोगों के वेन्स, क्योंकि आर्टरीज को ज़्यादा हाई प्रेशर वाला ब्लड क्या करवाना पड़ता है, फ्लो करवाना पड़ता है, बराबर। तो बस इसी चीज़ को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं।
ठीक है। इसी चीज़ को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। यानी कि अगर किसी चीज़ ने तुमको पूछा कि बीपी क्या है, तो हम लोग बीपी क्या कहेंगे कि हमारा जो ब्लड है, जब उस ब्लड को हार्ट क्या करता है, फेंकता है कि जा करके पूरी बॉडी के अंदर जाके ट्रांसपोर्ट हो, तो कितने प्रेशर के साथ हार्ट ने फेंका, दैट इज नोन एज ब्लड प्रेशर। बेसिकली ब्लड प्रेशर हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए देते हैं, मतलब बेसिकली ऐसा ब्लड जो हार्ट से अलग अलग ऑर्गन्स के पास जाता है, ठीक है, जो ऑर्गन से कलेक्ट होके वापस से हार्ट के पास आता है, उनके लिए नहीं देखते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों के कंपेयर टू आर्टरीज उनकी वैल्यू कम है, तो कम वैल्यू वालों को मेजर करके क्या मतलब है ना। जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, जो हाई प्रेशर में रहता है, आप उसको मेजर करो ना। तो ब्लड प्रेशर हमेशा किसका नापा जाता है बताओ, आप लोगों के ऑक्सीजनेटेड ब्लड का नापा जाता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर हम किसका नापते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का नापते हैं। एक ऐसा ब्लड जो आप लोगों के हार्ट से कहाँ जाता है, बॉडी के ऑर्गन्स तक जाता है। और जब हार्ट से ऑर्गन्स की तरफ जब वो ब्लड जाता है, तो हार्ट क्या करता है बोलो, ब्लड को पंप करता है, उसको फेंकता है कि जा करके भाग यहाँ से ऑर्गन्स के पास जा। तो जब ब्लड को पंप करता है, तो उस वक्त बेसिकली जो वो हार्ट प्रेशर अप्लाई कर रहा है ना, हार्ट ने क्या किया, प्रेशर को अप्लाई किया। तो हार्ट जो प्रेशर अप्लाई करता है, दैट एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इज बेसिकली नोन एज आप लोगों का बीपी, दैट इज नोन एज बीपी। यानी कि ब्लड प्रेशर क्या कहलाता है कि हमारा जो हार्ट है, उस हार्ट के अंदर में, ठीक है, उस हार्ट के अंदर में ब्लड को फ्लो करवाने के लिए हार्ट ने क्या किया, थ्रो किया ब्लड को। दैट थ्रोइंग ऑफ ब्लड इज नोन एज, मतलब जब थ्रो किया जाता है तो एक प्रेशर के साथ थ्रो किया, दैट प्रेशर इज नोन एज आप लोगों का बीपी। अब ये जो बीपी होता है, इसको हम लोग ब्रॉडली 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। हम अपनी बॉडी के अंदर 2 टाइप के बीपी को पढ़ते हैं। एक को हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और एक को हम लोग कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्या तुम लोगों को कल की क्लास में ये जो वर्ड से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, क्या ये समझाए गए थे? हाँ बिल्कुल समझाए गए हैं, ये वर्ड्स बिल्कुल समझाए गए हैं। क्या था इन वर्ड्स का मीनिंग, क्या था ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, क्या था ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर? तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे बाद में आते हैं, पहले सिस्टोलिक का मतलब समझ लेते हैं। सिस्टोलिक का मतलब होता है आप लोगों का कॉन्ट्रैक्शन, या फिर मैं ये कहूँ कॉन्ट्रैक्शन, मतलब आप लोगों की जो हार्ट की चैम्बर्स होते हैं वो खुद को क्या कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना, वो खुद को क्या कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टोल। और जब आपके हार्ट खुद को, उसके चैम्बर्स खुद को क्या कर लेते हैं, रिलैक्स कर लेते हैं, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डायस्टोल। तो अब तुम तो जानते हो कल की क्लास के बाद से कि हम लोगों की जो एक हार्ट की साइकिल होती है, या फिर मैं ये कहूँ जो एक कार्डियक साइकिल होती है, उसमें टोटल 2 बार बोलो क्या होता है, आप लोगों का हार्ट क्या होता है, 2 बार क्या होता है, हार्ट नहीं, हार्ट के चैम्बर्स 2 बार एट्रियास क्या करती हैं, रिलैक्स करती हैं। 2 बार आप लोगों के वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। और 2 बार में से 1 बार, बचे हुए 2 बार में से 1 बार एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो जब आप लोगों की बॉडी के अंदर में, जब आप लोगों की बॉडी के अंदर में क्या हो रहा होगा, आप लोगों का हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है, जब आप लोगों का हार्ट क्या कर रहा होगा, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, हार्ट के चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, है ना, और ब्लड किस में फेंका जा रहा होगा, आर्टरीज में फेंका जा रहा होगा। यानी कि क्या हुआ, जब आप लोगों का हार्ट के जो चैम्बर्स हैं, ठीक है, हार्ट का जो चैम्बर है, हार्ट के चैम्बर्स जब क्या करते हैं बोलो, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कौन से चैम्बर्स के बारे में वो बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल, अभी से इतना याद रखो कि जब हार्ट के चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सच दैट कि जो ब्लड होता है वो उस चैम्बर से निकल के, ठीक है, वो उस चैम्बर से निकल के कहाँ चला जाता है बताओ, उस चैम्बर से निकल के वो कहाँ चला जाता है, अरोटा में चला जाता है। तब उस पर्टिकुलर प्रोसेस में, ठीक है, तब उस पर्टिकुलर प्रोसेस में
जो प्रेशर क्रिएट होता है, जो प्रेशर इस पर्टिकुलर प्रोसेस में क्रिएट होता है, दैट पर्टिकुलर प्रेशर इज नोन एज आप लोगों का सिस्टोलिक बीपी, है ना। यहाँ से जो प्रेशर आप क्रिएट हो रहा है क्योंकि आप ब्लड को फेंक रहे हो ना, दैट ब्लड प्रेशर इज नोन एज सिस्टोलिक बीपी। अब तुम खुद अपने दिमाग पे जोर डालो, कल हमने जो 4 चैम्बर्स पढ़े थे उनमें से कौन सा चैम्बर जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड अरोटा में जाएगा, याद करो, लेफ्ट की राइट। पहली बात तो लेफ्ट, क्योंकि अरोटा में ब्लड को भेजने की जिम्मेदारी किसकी होती है, लेफ्ट वालों की होती है, क्योंकि अरोटा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड में होता है। तो पहली बात तो आप लोग कौन से वाले हार्ट चैम्बर की बात करो, लेफ्ट वाले की बात करो। आर्ट्रियम की बात कर रहे हो कि वेंट्रिकल्स की बात कर रहे हो? अरोटा में ब्लड भेजने का काम वेंट्रिकल्स करती है, यानी कि बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब हार्ट की लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ऐसे में जो उसके अंदर जितना भी ब्लड होता है वो उचक के कहाँ चला जाता है, अरोटा में चला जाता है। उस वक्त एक प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, उस वक्त एक प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, क्योंकि हार्ट से ब्लड निकल के जा रहा है ना, हार्ट से ब्लड निकल के कहाँ जा रहा है, प्रेशर आपके कहाँ जाता है, अरोटा में जाता है। उस वक्त जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। और अगर मैं एक अडल्ट आदमी की बात करूं, अडल्ट हेल्दी मैन की बात करूं, तो उसके अंदर में ये सिस्टोलिक प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए कितनी, आप लोगों की 120 mm ऑफ Hg, ये होनी चाहिए। अब ये mm ऑफ Hg क्या है, इस पे भी बात कर लेते हैं, फिर बाद में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे आएंगे। देखो, जब तुम 11th स्टैंडर्ड में जाओगे तो तुम पढ़ोगे कि प्रेशर को नापने के अलग अलग क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं। सिर्फ प्रेशर 1 या 2 यूनिट से नहीं नापा जाता है, अलग अलग यूनिट से नापा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे में क्या होगा कि जब ये प्रेशर आप लोगों का अलग अलग यूनिट्स में नापा जाता है तो एक वन ऑफ द यूनिट होती है आप लोगों की क्या, mm ऑफ Hg। एक वन ऑफ द यूनिट क्या होती है, बोलो, आपकी mm ऑफ Hg। सो mm ऑफ Hg इज नथिंग बट इट इज अ यूनिट टू मेजर व्हाट, आप लोगों का प्रेशर, है ना। इट इज अ यूनिट टू मेजर व्हाट, आप लोगों का प्रेशर। समझ में आ रही है बात, ठीक है। बस आगे जब आप फ्यूचर में बड़े हो जाओगे तब आप और भी पढ़ोगे, और भी बहुत सारे यूनिट्स के बारे में पढ़ोगे, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एक आपकी इकलौती यूनिट है ना, ऐसी और भी यूनिट्स होंगी। अच्छा, उनमें से फिलहाल अभी हम लोग ब्लड प्रेशर एक ही यूनिट में नापते हैं, दैट इज नोन एज आप लोगों का व्हाट, आप लोगों की mm ऑफ Hg। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि सिस्टोलिक का प्रेशर होता क्या है, हमें ये पता चल गया कि सिस्टोलिक प्रेशर हम कहते हैं किसको है। अच्छा, अब बात की जाती है सिस्टोलिक प्रेशर के अलावा हम लोगों का डायस्टोलिक प्रेशर। तो क्या कहा मैंने कि जब आप लोगों का वेंट्रिकल्स, कौन सी वाली वेंट्रिकल्स, आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसके कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से, उसके कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से बोलो क्या होता है, उसके कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से बोलो क्या होता है, उसके कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से आप लोगों का, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से बोलो क्या होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है और ब्लड आप लोगों के कहाँ चला जाता है, अरोटा में चला जाता है। और जब वो ब्लड हार्ट से निकल कर अरोटा में जा रहा होता है तो वो जो प्रेशर क्रिएट होता है, दैट प्रेशर इज नो एज आप लोगों का व्हाट, आपका सिस्टोलिक प्रेशर। अब बात करते हैं डायस्टोलिक प्रेशर की, है ना। डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है बताओ। तो डायस्टोलिक प्रेशर का मतलब, पहले तो हम डायस्टोल का मतलब समझ लेते हैं। डायस्टोल का मतलब होता है हार्ट जब अपने आप को क्या करता है, रिलैक्स करता है। हार्ट जब खुद को क्या करता है, रिलैक्स करता है। हार्ट जब खुद को रिलैक्स करता है तो उस रिलैक्समेंट वाली सिचुएशन को पहले तो हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का डायस्टोल कहते हैं। अच्छा, अब जब ये हार्ट खुद को रिलैक्स कर रहा होता है, जब ये हार्ट खुद को रिलैक्स कर रहा होता है तो हार्ट के इस रिलैक्समेंट के दौरान, ठीक है, हार्ट के इस रिलैक्समेंट के दौरान जब वेंट्रिकल्स, बेसिकली मैं बात करूं, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रही होती है तो इस रिलैक्समेंट के दौरान प्रेशर, देखो ब्लड ऐसा तो नहीं है कि कभी फ्लो होना बॉडी में रुक जाता है, ब्लड तो हमेशा फ्लो होता रहता है ना। तो जब हार्ट रिलैक्स फेज में है, ठीक है, जब आपके वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, हार्ट के चैम्बर्स बेसिकली क्या कर रहे हैं, आपके रिलैक्स कर रहे हैं,
ठीक है, जब आपके हार्ट के चैम्बर्स, अब हार्ट के चैम्बर्स में से यहाँ पे हम लोगों का स्पेसिफिकली किसकी बातचीत चल रही है, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल की बात चल रही है, क्योंकि उसी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना। ठीक है, जब आपका वही लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर रहा होगा, रिलैक्स कर रहा होगा, तो उस रिलैक्स की वजह से कुछ ना कुछ ब्लड अभी भी फ्लो हो रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, ब्लड तो अभी भी फ्लो हो रहा होगा। तो अब जो ब्लड फ्लो हो रहा होगा वो ब्लड भी कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, बट वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर रहा है ना, वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर रहा, दैट इज नोन एज आप लोगों का डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जब हार्ट पंप करता है तब सिर्फ उसी वक्त आप लोगों का क्या होता है, आप लोगों का प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, सिर्फ उसी वक्त प्रेशर, उसी वक्त ब्लड फ्लो होता है, ऐसा नहीं होता। हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जब हार्ट रिलैक्स करता है तो उस रिलैक्समेंट के दौरान भी क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, उस रिलैक्समेंट के दौरान भी क्या होता है, आप लोगों का प्रेशर क्रिएट होता है, और दैट प्रेशर इज नोन एज डायस्टोलिक प्रेशर। और उस प्रेशर की वैल्यू कुछ ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि अभी सिचुएशंस कैसी हैं, अभी सिचुएशंस रिलैक्स्ड हैं, बराबर। अभी सिचुएशन कैसी है, रिलैक्स्ड है, बराबर। अच्छा, ये सिचुएशन कैसी है, अभी रिलैक्स्ड है। सो देयरफॉर ये वाली जो चीज़ है आप लोगों की क्या कहलाएगी, ये आपकी डायस्टोलिक प्रेशर कहलाएगी। और इसकी वैल्यू आपके 120 ऑफ mm ऑफ Hg से ज़्यादा तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये रिलैक्स्ड सिचुएशन में है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, आप लोगों के रिलैक्स्ड सिचुएशन में है, बराबर। क्योंकि आप लोगों के कौन से सिचुएशन में है, रिलैक्स्ड सिचुएशन में है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपके पास एक अडल्ट हेल्दी ह्यूमन बीन होता है तो उस अडल्ट हेल्दी ह्यूमन बीन के अंदर वो कम से कम ये डायस्टोलिक प्रेशर की वैल्यू आनी चाहिए 80 mm ऑफ Hg। अगेन यहाँ पे mm ऑफ Hg का मतलब बोलो क्या है, यहाँ पे mm ऑफ Hg का मतलब होता है आप लोगों का यूनिट, किस चीज की यूनिट, प्रेशर को नापने की यूनिट। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, mm ऑफ Hg का मतलब आपके प्रेशर को नापने की यूनिट। ठीक है, बराबर। क्या ये बात समझें, क्या ये बात समझ में आ रही है कि चीज़ क्या चल रही है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जब ब्लड फ्लो होता है तो वो ब्लड कितने टाइप्स के प्रेशर अप्लाई करता है, तो और कौन से ब्लड की बात की जा रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात की जा रही है। कौन से वाले ब्लड की बात की जा रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात की जा रही है। और दो टाइप के प्रेशर क्रिएट होते हैं, डायस्टोलिक, सिस्टोलिक। अब होता क्या है कि ये तो नॉर्मल कंडीशंस है ना, ये तो नॉर्मल, ये जो अपन ने वैल्यूज लिखी ये कैसी वैल्यूज हैं, ये आप लोगों की नॉर्मल वैल्यूज हैं, किसकी, आपके बीपी की। लेकिन कई बार आपने सुना होगा कि कई लोगों के अंदर बीपी की समस्या होती है ना, उनके अंदर बीपी की समस्या होती है। अब उनके अंदर जो ये बीपी की समस्या होती है ये क्यों होती है, ये हमको समझना है। तो बीपी की समस्या के देखो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा वो रीजन क्या होता है बताओ आप लोगों का, अच्छा वो रीजन आप लोगों का क्या होता है, एक तो चेंज लाइफस्टाइल। व्हाट डू यू मीन बाय द चेंज लाइफस्टाइल, चेंज लाइफस्टाइल का मतलब होता है अब हम लोग खाते जंक फूड ज़्यादा है और उसके एवज में जो एक्सरसाइज हम करते हैं, है ना, उसके एवज में जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो एक्सरसाइज बेसिकली हम लोगों की क्या होती है, क्या होती है, कम। तो बेसिकली हम लोगों की जो आर्टरीज होती है जिनके थ्रू ब्लड बहुत ही हाई प्रेशर के थ्रू जिनके अंदर फ्लो होना चाहिए था, वो आर्टरीज के अंदर अब क्या जमा होने लगता है, आप लोगों का फैट्स, कैल्शियम, ये सब चीज़ें डिपॉजिट होने लगती हैं, जिसको तुमने सुना होगा कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि आप लोगों की हेल्दी आर्टरीज, ठीक है, हेल्दी आर्टरीज कैसी होती हैं, एकदम परफेक्ट, उनके अंदर सिर्फ ब्लड होता है और कुछ भी नहीं, है ना। अच्छा, लेकिन अगर हम लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, हम जंक फूड खाते हैं, तो जंक फूड खाने से क्या होता है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आर्टरीज के अंदर में फैट्स या दूसरी चीज़ें डिपॉजिट होने लगती हैं। अब उस डिपोजिशन की वजह से ये होता है, देखो आप लोगों की जो आर्टरीज हैं उनके अंदर ये क्या हो चुका है, बेसिकली हम यहाँ पे लिख देते हैं कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, देखो आर्टरीज में अलग अलग तरीके से कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया है।
अगर इसका समय पर इलाज नहीं किया गया, मतलब एक्सरसाइज करके इस कोलेस्ट्रॉल को नहीं हटाया गया, कई बार तो सिचुएशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ऑपरेशन की नौबत आ जाती है, तो ये देखो ये कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे कितना ज़्यादा जम जाता है हमारे आर्टरीज के अंदर। देखो पूरी अच्छे से जम चुका है। ये हमने आर्टरीज को काटा और काटने के बाद हम उनकी अंदर क्या हो रहा है हम ये देख रहे हैं। आर्टरीज को हमने काटा और उनको काटने के बाद हम देख रहे हैं उनके अंदर क्या हो रहा है। तो जब हमने आर्टरीज को काट के देखा कि अंदर क्या हो रहा है, तो हम ये देखते हैं कि अरे यार, अब जो हमारे ब्लड को फ्लो होने के लिए, देखो जब हम लोगों के पास कोलेस्ट्रॉल नहीं था, इस जगह को देखो, जब वहाँ पे ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि कोलेस्ट्रॉल नहीं था, जब कोलेस्ट्रॉल नहीं था तो आप ये देखिए कितने अच्छे तरीके से क्या हो रहा है, आप लोगों के ये फ्लो हो रहे हैं, बड़े मज़े से फ्लो हो रहे हैं आप लोगों के, है ना, बड़े मज़े से फ्लो हो रहे हैं। बट अगर ये कोलेस्ट्रॉल आ जाता है तो देखो ये एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दिख रहा है, पहले एरिया देखो कितना ज़्यादा था ब्लड के फ्लो होने के लिए, और अब देखो एरिया कितना कम हो गया ब्लड के फ्लो होने के लिए। समझ रहे हो, एरिया कम हो जाता है। और मैथ्स के स्टूडेंट हो, इतना तो जानते हो, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो अगर प्रेशर और एरिया का रिलेशनशिप कैसा हुआ, इनवर्स रिलेशनशिप हुआ, यानी कि एरिया को अगर बढ़ाओगे तो प्रेशर घटेगा, अगर एरिया घटाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। एक तो पहले से ही आर्टरीज के अंदर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो हो रहा था, ठीक है। एक तो आर्टरीज के अंदर में वैसे ही बहुत ही हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो हो रहा था, ऊपर से तुमने क्या किया, ऊपर से मान लेते हैं वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, एरिया और कम हो गया, तो हाई प्रेशर और ज़्यादा हाई प्रेशर हो गया, ठीक है। यानी कि पहले से हम जानते हैं अच्छे से वेन्स और आर्टरीज के मुकाबले क्या होता है। आप लोगों का बताओ, आर्टरीज और वेन्स के मुकाबले क्या होता है। आप लोगों का आर्टरीज में जो प्रेशर होता है वो आर्टरीज के अंदर प्रेशर क्या होता है, आप लोगों का ज़्यादा होता है। ऊपर से अगर मान लेते हैं उस पर्टिकुलर आर्टरी के अंदर में क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाएगा। तो ऐसे केस में बोलो क्या होने लगेगा, वो हाई प्रेशर वाले को और कम एरिया मिलेगा, और कम एरिया मिलेगा मतलब और प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ गया मतलब नॉर्मल 120 mm ऑफ Hg जो प्रेशर होना चाहिए था, अब ब्लड उससे भी ज़्यादा प्रेशर से फ्लो होगा। यानी कि हमारी बॉडी में पहली बात तो इस तरीके से जब कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो उसके जमा होने की वजह से एक तो जो ब्लड का फ्लो होता है वो आपका फ्लो इजीली नहीं होता, ठीक है। पहली बात तो जो ब्लड का फ्लो होता है वो पहली बात तो वो फ्लो अब इजीली नहीं होता। और पॉइंट नंबर 2, अब वो हाई प्रेशर से मूव करता है, और हाई प्रेशर से मूव करता है। अब अगर सोचो तुम्हारी नसों के अंदर से, आर्टरीज के अंदर से और हाई प्रेशर, मतलब 120 mm ऑफ Hg इज नॉट अ स्मॉल प्रेशर इनसाइड योर बॉडी, लेकिन अगर उससे भी हाई प्रेशर से अगर ब्लड मूव होने लगता है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को फिर तुम्हारी बॉडी के अंदर हम लोग क्या कहने लगते हैं कि अच्छा इस इंसान को तो हाई बीपी की समस्या है। इसको कौन सी समस्या है, हाई बीपी की समस्या है। सुना होगा तुमने कई लोगों के अंदर, मे बी तुम्हारे घर में शायद या किसी के आजू बाजू कि हाई बीपी है इसको, तो इसकी बीपी जल्दी हाई हो जाती है ना। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम लोग एक और नाम देते हैं, इट इज़ नोन एज आप लोगों का हाइपर टेंशन। ये डिफाइन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म हाइपर टेंशन, बट आपको पता होना चाहिए कि हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन एक आपकी ऐसी सिचुएशन है जब आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो नॉर्मल प्रेशर के साथ ना फ्लो होते हुए वो कैसे फ्लो होता है बताओ, वो और ज़्यादा हाई प्रेशर के साथ आपका फ्लो होता है, बराबर और ज़्यादा हाई प्रेशर के साथ फ्लो होता है, ठीक है। और ज़्यादा हाई प्रेशर के साथ वो क्या होता है, फ्लो होता है। दैट इज नोन एज हाइपरटेंशन। अच्छी चीज़ नहीं है हम लोगों के लिए, बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है ये। क्यों अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी के अंदर में प्रेशर ब्लड का बहुत ज़्यादा रहेगा तो इससे क्या होता है, आप लोगों के बॉडी के अंदर में जो आर्टरीज वगैरह होती हैं जिनके थ्रू ये ब्लड फ्लो हो रहा है वो फट वट भी सकती हैं, है ना। ये ब्लड की आर्टरी फट वट भी सकती हैं, और अगर ब्लड की आर्टरीज फट जाएंगी मतलब इसके अंदर क्या होगा, तुम्हारी बॉडी के अंदर में इंटरनल ब्लीडिंग होगी। तुम्हारी बॉडी के अंदर में क्या होगी, इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। मतलब जो ब्लड सेल्स तक जाना चाहिए था, जो ब्लड ऑर्गन्स तक जाना चाहिए था, वो ब्लड सेल्स और ऑर्गन्स तक ना जाते हुए, ठीक है, वो ब्लड अब आपका कहाँ जा रहा है बोलो, वो ब्लड आपकी बॉडी में लीक होने लगता है। और दिस इज नॉट एट ऑल गुड। हमारी बॉडी में इंटरनल, हमारी बॉडी में छोड़ो,
किसी भी बॉडी में, ठीक है, अच्छा, किसी भी बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग इज नॉट एट ऑल अ गुड थिंग। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी चाहिए, बताओ आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे या फिर हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर इस तरीके की हाई बीपी वाली समस्या नहीं रहेगी। सिमिलरली हमारे बॉडी के अंदर में हाई बीपी के अलावा एक और समस्या होती है, दैट इज नोन एज आप लोगों का लो बीपी सिचुएशन। मतलब आपकी जो बॉडी के अंदर मिनिमम ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 80 mm ऑफ Hg। मतलब 80 mm ऑफ Hg से स्लो ब्लड नहीं फ्लो होना चाहिए। उसकी एक जो होनी चाहिए, इतना प्रेशर ब्लड एग्जिस्ट करेगा मिनिमम, वो क्या होगा आपका, कम से कम 80 होना चाहिए। लेकिन कई बार हमारी बॉडी के अंदर ना हम लोगों के बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे डर जाते हैं हम लोग, है ना, कई लोगों को डर के मारे कभी चक्कर आ जाता है, कोई स्ट्रेस होता है काम का, या लेट से मान लेते हैं उनकी बॉडी के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, बहुत ज़्यादा धूप में खड़े हो गए हैं, तो ऐसे में उनकी बॉडी में जो ब्लड होता है वो मिनिमम फ्लो, मतलब ज़्यादा तो छोड़ो, मिनिमम प्रेशर के साथ भी फ्लो नहीं होता है। उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का लो बीपी की सिचुएशन कहते हैं। सो लो बीपी एंड हाई बीपी बोथ आर डेंजरस, बट हाई बीपी इज वेरी डेंजरस, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा यूजुअली होता क्या था कि पहले ये जो समस्याएं होती थी पुराने ज़माने में, ये उम्र के साथ साथ होती थी। मतलब जब एक इंसान आप लोगों का बूढ़ा हो जाता था, तो बूढ़ा हो जाने पे उसकी जो मसल्स या फिर जो उसकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते थे वो कमज़ोर हो जाते थे, तो बेसिकली उनको लो प्रेशर, हाई प्रेशर, ये सब की समस्या देखने को मिलती थी। या फिर बहुत सालों तक हम लोग कुछ ऐसा खाते रहते जिसकी वजह से उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, तो उन लोगों को ये समस्या देखने को मिलती थी, है ना। अच्छा, लेकिन अब तुम देखोगे ऐसे कई छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी खुद की एक फ्रेंड भी थी, जो आप मतलब अभी भी है, ठीक है, लेकिन वो फ्रेंड को फ्रॉम द 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स लो बीपी की समस्या थी। थोड़ी देर धूप में खड़ा हो गया स्कूल असेंबली के दौरान तो वो कोलैप्स, मतलब गिर जाएगी। तो अभी जो है आप ऐसा नहीं कह सकते कि किसी बूढ़े लोगों में आपको ये समस्या देखने को मिलती है, ठीक है। ये समस्या आप लोगों को अभी जवान से लेकर छोटे बच्चों में भी देखने को मिलती है, बराबर है। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ऐसे केस में अब क्या सिर्फ हम लोगों के एज एक फैक्टर होता है क्या इस बीपी का? नहीं, सिर्फ बीपी हमारी बॉडी में कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा, इसके लिए एज आप लोगों का इकलौता फैक्टर नहीं होता। आपकी लाइफस्टाइल, क्या आप एक्सरसाइज करते हो कि नहीं करते हो, आप कैसा मतलब खाना खाते हो, जंक फूड ज़्यादा खाते हो कि नहीं खाते हो, आप स्ट्रेस कितना ज़्यादा लेते हो, राइट, ये सारी चीज़ें होती हैं जो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, आपके बीपी वाली समस्या के लिए। तो जब भी आप कहाँ जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर सबसे पहले आप लोगों का क्या करता है, आप लोगों का बीपी चेक करता है। और जब वो बीपी चेक करता है तो बीपी चेक करते वक्त वो क्या देखना है कि अच्छा इसका बीपी इतना है, क्या ये नॉर्मल है कि ये नॉर्मल नहीं है, है ना, पहले वो ये चेक करता है। तो ऐसे में जब ये चेक किया जाता है कि बीपी नॉर्मल है कि नहीं है, तो वो चेक कैसे होता है? तो देखो आजकल तो बहुत अच्छी डिवाइसेज आ गई हैं, है ना। अच्छा, उनमें आप डायरेक्ट फटाफट शुगर भी टेस्ट हो जाता है, जल्दी जल्दी बीपी भी टेस्ट हो जाता है। बट अभी भी आपको कई डॉक्टर्स लोगों के पास इस तरीके की एक डिवाइस देखने को मिलेगी जिसके थ्रू हम बीपी को मेजर करते हैं। देखो ये इस तरीके का डिवाइस, एक पट्टा बांध देते हैं हम लोगों के आर्म्स के आजू बाजू। हमारा हाथ कैसा होता है, हमारा हाथ ऐसा होता है ना, ये इस तरीके का होता है। यहाँ पे ये पार्ट हमारा कौन सा होता है, ये हमारा एल्बो वाला पार्ट होता है। तो एल्बो के ऊपर यहाँ पे हम लोगों को पट्टा बांधते हैं, ठीक है। दिस पट्टा इज नोन एज कफ इन बायोलॉजिकल लैंग्वेज। इस पट्टे को हम लोग क्या कहते हैं इन बायोलॉजिकल लैंग्वेज, वी कॉल्ड इट एज कफ। ये कफ बांध देते हैं और फिर नीचे से इसको फुस फुस करते हैं, इसको ऐसे दबाते हैं वो लोग, है ना। अच्छा, और फिर ये स्टेथोस्कोप अपने कानों में लगा लेते हैं सुनने के लिए, क्या सुनते हैं उस पर भी बातचीत करते हैं, बट बेसिकली ये एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है।
ये तुम लोगों को 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो क्या करने के लिए, बीपी को मेजर करने के लिए ह्यूमन बॉडी के अंदर, इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है? दिस इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज सिर्फ गैमेनोमीटर। अब मेरी हो सकता है प्रोनाउंसिएशन उतना बेटर ना हो, बट इस चीज को तुम लोग इस तरीके से याद रखना कि तुम्हें स्पेलिंग याद होनी चाहिए। देखो, मीटर, मैनो, तो मैनोमीटर हो गया। अच्छा, आपका SPH ये साइलेंट है, तो ये क्या होता है? सिर्फ गैमोमीटर। मैं तो ऐसे याद करती हूँ, सिर्फ गैमोमीटर, सिर्फ गैमो मैनोमीटर, सिर्फ गैमो मैनोमीटर, ताकि आपको स्पेलिंग याद करने में दिक्कत ना हो। ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट से डॉक्टर देखता है और आप लोगों का जो बीपी है वो बता देता है कि इतना 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 बीपी इस पर्टिकुलर पर्सन का है। लेकिन बात ये आती है कि ये बीपी काम कैसे, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट काम कैसे करता है, हमको पहले तो ये जानना है। अब कैसे जानेंगे बताओ, ये आप लोगों का काम कैसे करने वाला है ये। अब ऐसे केस में हम लोगों के पास मान लेते हैं ये इंस्ट्रूमेंट है। अब इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग हाथ के पास ही क्यों लगाते हैं? हम इसको कहीं और क्यों नहीं लगाते? देखो, कहीं और इन द सेंस तुम कहाँ लगाओगे? हाथ, पाँव या फिर बॉडी का कोई पार्ट। अगर बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में लगाओगे तो हमारी बॉडी का सरकमफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा? तुम्हें एक बहुत बड़ा पट्टा नहीं लगेगा हमारी बॉडी के आजू बाजू घुमा के लगाने के लिए? तो ऑब्वियसली पाँव में नहीं लगाते, क्योंकि फालतू के यार पाँव में कौन पाँव वाँव उठाएगा वहाँ तक, है ना, भाई जांघों तक कौन जाएगा, इसलिए नहीं। जो बेटर आउटर पार्ट है बॉडी का हम उसमें लगाते हैं। अब हाथ में क्यों लगाया जाता है? क्योंकि हमारा देखो जो ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट से हम जानते हैं ये क्या निकली हुई है बाहर, ये आप लोगों की एरोटा निकली है। ये एरोटा आगे जाके, एक ही एरोटा पूरी बॉडी में घूमती है ऐसा नहीं होता है ना। ये एरोटा पूरी आप लोगों की बॉडी में घूमती है ऐसा नहीं होता। बेसिकली ये जो एरोटा होती है ये आगे जाके और छोटे 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 पार्ट्स में बेसिकली क्या हो जाती है? टूट जाती है। ये और छोटे छोटे पार्ट्स में बोलो क्या हो जाती है? आप लोगों की टूट जाती है। अच्छा, जब ये और छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती है और इस तरीके से बेसिकली क्या होती है? आप लोगों के पूरी की पूरी बॉडी में क्या होती है? अच्छा, तो ये क्या होती है? आप लोगों की सर्कुलेट होती है। बराबर, ये पूरी आपकी बॉडी में क्या होती है? सर्कुलेट होती है। अब मान लेते हैं ये उस अरोटा का एक पार्ट है, तो देखो ये आप लोगों की बेसिकली क्या है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रांचियल आर्टरी। तो ये ब्रांचियल आर्टरी कहाँ है? देखो, आपके हार्ट से निकलकर सीधे हाथ तक ब्लड सप्लाई करने का काम कर रही है ना। आप लोगों के हार्ट से निकलकर ये सीधा क्या कर रही है? ब्लड को सप्लाई करने का काम कर रही है। बराबर, क्या कर रही है? ब्लड को सप्लाई करने का काम कर रही है। तो ये जो उसने ब्लड सप्लाई करने का क्योंकि ये काम जो कर रही है ये सीधा हार्ट से आ रहा है, तो हम लोगों के लिए यहाँ पर प्रेशर नापना बहुत ही आसान होता है। यहाँ पे हम लोगों के लिए प्रेशर नापना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि बेसिकली हमें प्रेशर किस चीज़ का निकालना है? हम लोगों को बेसिकली प्रेशर किस चीज़ का निकालना है? बेसिकली हम लोगों को प्रेशर निकालना है आप लोगों के किस चीज़ का? आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड के फ्लो का। तो हार्ट से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें कहाँ मिलेगा? हमें देखो हाथों पे मिल रहा है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? आप लोगों का हाथों के पास उस गैनोमीटर के कफ को हम लोग क्या कर देते हैं? बांध देते हैं। क्या कर देते हैं? आप लोगों के उस कफ को हम लोग बांध देते हैं। ठीक है। अच्छा, क्या ये बात समझ में आ रही है कि किस तरीके से आप उसको बांध देते हो? बस खत्म हमारी कहानी, है ना। अच्छा, अब होता कैसे? ये मेजरमेंट करता कैसे है? तो देखो, इसका मेजरमेंट का तरीका बहुत ही सिंपल है। जब आप हाथ के अराउंड उसे बांध देते हो और नीचे से आप उसको ऐसे दबाते हो, तो आपके दबाने से बोलो क्या होता है? हम लोग हवा भरते हैं बेसिकली उस कफ में, है ना। हम लोग क्या करते हैं? उस कफ में हवा भरते हैं। अब जो कफ होता है, देखो आपका फूल जाता है, देखो फूल रहा है, दिख रहा है कफ फूल रहा है अभी आपका। देखो कफ फूल गया, अब वो हवा भर गई, तो वो हवा क्या करता है? हमारे उस पर्टिकुलर हाथ के अंदर में जो ब्रांचियल आर्टरी होती है उसको ऐसे दबाता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है ना। प्रेशर एक्सर्ट करता है, वो क्या करता है? प्रेशर एक्सर्ट करता है उस ब्रांचियल आर्टरी पे। तो होता क्या है कि नॉर्मली आपकी आर्टरी जब हमने उस कफ को नहीं बांधा था तो देखो ऐसी दिखती है, नॉर्मल तरीके से ब्लड फ्लो हो रहा होता है, सब कुछ नॉर्मल।
लेकिन जब अपने आर्म्स के आजू बाजू आप उस कफ को बांध देते हो और नीचे से जब आप उसको दबाते हो, तो आपके दबाने की वजह से बोलो क्या होता है, वहां पे आपके अंदर में जो ब्रांचियल आर्टरी है वो कफ बेसिकली उसको दबाता है, और उसके अंदर देखो अभी कोई भी ब्लड नहीं है, अब कोई भी ब्लड फ्लो नहीं हो रहा होता है। क्यों फ्लो नहीं हो रहा है? क्योंकि आर्टरी को दबा दिया जाता है, आर्टरी को एकदम पतला कर दिया जाता है, इतना 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 पतला कर दिया जाता है कि उसके अंदर से ब्लड नहीं फ्लो हो पाता है। ठीक है, वो वहां पे कोई ब्लड नहीं फ्लो हो रहा है। ये डॉक्टर क्या करता है, उसके पास स्टेथोस्कोप होता है, उस स्टेथोस्कोप को वो अपने कानों में लगा के रखता है। ठीक है, अच्छा, अब ये डॉक्टर कब तक, जैसे इतना डॉक्टर दबाता रहता है इस नीचे वाले को, तब तक दबाते हैं वो लोग। पहली बात तो 120 के ऊपर लेकर जाना है, क्योंकि 120 तक तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो होता ही है। हम उसको ह्यूमन टू ह्यूमन वैरी करता है, किसी केस में 180, किसी केस में 200, बट यूजुअली 200 तक हम उसको दबा के उस प्रेशर को क्रिएट करते हैं। 200 के आसपास हमारी इस एट्रिया के अंदर ब्लड फ्लो होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और जब ये स्टेथोस्कोप डॉक्टर के कान में होता है तो उसको कोई भी आवाज नहीं आती। कोई भी आवाज मतलब जैसे कल हमने पढ़ा था कि हार्ट के अंदर आवाज आती है, राइट, वैसी ही यहाँ पे ब्लड के फ्लो की भी एक आवाज रहती है, उसको ऐसी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही होती, पूरा सन्नाटा रहता है। फिर क्या करता है, जब वो सन्नाटा उसको सुनाई आता है तब वो क्या करता है, रोक देता है प्रेशर बढ़ाना। ऐसा नहीं करता डॉक्टर की प्रेशर बढ़ाता जाता है। जैसे ही उसको कोई भी साउंड सुनाई नहीं देता है, वो तुरंत क्या कर देता है, प्रेशर को और इंक्रीज करना ब्लड बंद कर देता है। ये साउंड नहीं सुनाई दे रहा है, इसका मतलब क्या कि उस पर्टिकुलर एट्रिया के अंदर से ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, आर्टरी के अंदर से ब्लड फ्लो नहीं हो रहा। अब क्या करता है डॉक्टर, इस सिचुएशन पे धीरे धीरे इसको छोड़ता है, मतलब इसको और प्रेशर, इसके थ्रू और प्रेशर इसको दबाना बंद कर देता है, बल्कि अब धीरे धीरे प्रेशर को घटाना शुरू करता है। 200 से धीरे धीरे प्रेशर घटाने लगता है, धीरे धीरे इसको अपने हाथों से छोड़ने लगता है, प्रेशर धीरे धीरे घटने लगता है। ये जो पहले आपका कफ हाथों के आजू बाजू एकदम टाइट प्रेशर लगा के रखा था, धीरे धीरे वो कफ भी क्या होने लगता है, दूर होने लगता है हाथों से। अगर कफ अभी धीरे धीरे हाथों से दूर होगा तो नसें धीरे धीरे क्या होने लगेंगी, खुलने लगेंगी। अगर नसें धीरे धीरे खुलने लगेंगी तो धीरे धीरे देखो उसके अंदर से ब्लड आने लगेगा। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ था, जब हमने प्रेशर बहुत हाई कर दिया था तो ब्लड फ्लो होना बंद हो गया था। लेकिन जब हम लोग वापस से प्रेशर को छोड़ने देते हैं कि जा प्रेशर जा, हम तेरे को फिर से घटने का मौका दे रहे हैं, तो ब्लड फिर से फ्लो होने लगता है। और जब ब्लड फ्लो होने लगता है तो तुरंत उसको देखो एक आवाज सुनाई आती है। ठीक है, उसको एक आवाज सुनाई आती है, वो उस आवाज को सुनते बराबर तुरंत यहाँ पे चेक करता है। ये जो जैसे थर्मामीटर में हम अपना बुखार चेक करते हैं, उसके अंदर मर्क्यूरी भरी होती है, वैसे ही इसके अंदर भी मर्क्यूरी भरी होती है। हम चेक करते हैं कि मर्क्यूरी किस पॉइंट पर है। ठीक है, जैसे ही हमको वो साउंड सुनाई आता है, तो जैसे ही हमको वो साउंड सुनाई आता है उसको हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। उसको हम लोग कौन सा प्रेशर कहते हैं, सिस्टोलिक। उस पॉइंट को हम नोट डाउन कर लेते हैं, वो आप लोगों का सिस्टोलिक प्रेशर है, मतलब वो आप लोगों का मैक्सिमम आपका प्रेशर है। वो आपका कैसा प्रेशर है, मैक्सिमम। मान लेते हैं मेरी बॉडी के अंदर डॉक्टर को वो साउंड सुनाई आया 130 पर, तो वो लिख देगा 130 सिस्टोलिक प्रेशर, कि मेरी बॉडी के अंदर मेरा सिस्टोलिक प्रेशर अभी फिलहाल कितना है, 130 है। फिर क्या करेगा, वो जो ये नीचे दबाने वाला था उसको पूरी तरीके से छोड़ देगा कि जा करके अब हमको प्रेशर इंक्रीज नहीं करना। तो ये कफ, अब यहाँ पे अब कोई एयर नहीं है, अब कोई एयर नहीं है, इसका मतलब क्या कि वो कोई प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। इसका मतलब अब आपकी जो ये ब्रेंचियल आर्टरी है, इस ब्रेंचियल आर्टरी को कोई प्रेशर फील नहीं हो रहा। अब क्योंकि इसको कोई प्रेशर फील नहीं हो रहा, तो अब यहाँ से ब्लड नॉर्मल तरीके से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। कैसे फ्लो होगा बोलो, ब्लड नॉर्मल तरीके से ये ब्लड फ्लो होगा। कैसे फ्लो होगा, नॉर्मल तरीके से। और जब ये ब्लड नॉर्मल तरीके से फ्लो होगा तब अगेन आपको फिर से कुछ सुनाई नहीं आएगा, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम लोग कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। जब वो आवाज आना फिर से बंद हो जाती है, देखो अचानक से आवाज बंद नहीं होती, पहले एकदम तेज आवाज आती है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका ब्लड नॉर्मली फ्लो करने लगता है ना, नॉर्मल फ्लो होते होते आवाज धीरे धीरे कम होती है, और फाइनली एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब आपकी वो आवाज आपको बंद हो जाती है सुनना। और जब आपको वो आवाज सुनना बंद हो जाती है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, बस इसी तरीके से बीपी नापा जाता है और देखता है डॉक्टर कि अच्छा इस पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर इसकी बॉडी में इसका जो डायस्टोलिक प्रेशर है, मान लो वो है
कितना आपका 70। ठीक है, तो ये डायस्टोलिक प्रेशर क्या है, बताता है कि मेरी बॉडी के अंदर मेरा ब्लड मिनिमम इतने प्रेशर से फ्लो हो रहा है। और इसको डॉक्टर कैसा लिखता है, 130/70, जहाँ पे ये स्टार्टिंग में लिखा हुआ 130 किस चीज को इंडिकेट करता है, सिस्टोलिक प्रेशर को, और ये 70 किसको इंडिकेट करता है, डायस्टोलिक प्रेशर को। सो इन दिस वे हमारी बॉडी के अंदर में इनडायरेक्ट तरीके से क्या किया जाता है, ब्लड का प्रेशर नापा जाता है ना। डायरेक्ट नहीं नापते, डायरेक्ट इन द सेंस डायरेक्ट खून निकाल के थोड़ा ना प्रेशर नापते हो, आप प्रेशर को एयर से दबाते हो, मतलब आप ब्लड को एयर से दबाते हो और बेसिकली आप एयर का प्रेशर निकालते हो। क्योंकि देखो, एयर जिस तरीके से ब्लड पे प्रेशर लगाती है और ब्लड को आगे जाने से रोक देती है, तो सिमिलरली ब्लड भी तो उस कफ पे कुछ ना कुछ उसके अंदर की एयर पे प्रेशर लगा रहा होगा रिटर्न में। तो वो एयर का प्रेशर बेसिकली हम लोगों का वो मर्क्यूरी नाप लेता है। तो हम लोगों को इस तरीके से किसका प्रेशर मिल जाता है, ब्लड का। हम डायरेक्टली इंजेक्शन ठूस के अपने ब्लड के अंदर का प्रेशर नहीं नापते, हम किसका करते हैं, हम ब्लड के ऊपर एयर के थ्रू प्रेशर लगाते हैं, फिर वही ब्लड रिटर्न में एयर पे भी प्रेशर लगाते हैं और उसी एयर वाले प्रेशर को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जिसके लिए हमें ना तो बॉडी का कोई चीरफाड़ करने की जरूरत है, बहुत ही आसानी से बीपी को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बीपी वाला टॉपिक हम लोगों का खत्म होता है। कल हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट वुड बी डबल सर्कुलेशन, कि आखिर ह्यूमन बॉडी के अंदर डबल सर्कुलेशन किस तरीके से होता है।